तमिलनाडु विधानसभा में आज बजट पेश हुआ। करोड़ों की योजनाओं का ऐलान हुआ। एआईसीटी से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं तक के लिए बड़े वादे किए गए। लेकिन इस बजट से ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? एक गिरफ्तारी की। डीएमके का आरोप है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन को इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि विधानसभा में बजट बिना किसी बड़े विरोध के पेश हो सके। और यही गिरफ्तारी तमिलनाडु के लोगों को 25 साल पुरानी वो रात याद दिला गई जब आधी रात को पुलिस ने 77 साल के करुणानिधि को उनके घर से घसीटकर गिरफ्तार किया था। तो क्या तमिलनाडु की राजनीति आज भी वही खड़ी है? क्या यहाँ सरकारें बदलती है लेकिन बदले की राजनीति नहीं? आइए समझते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति की सबसे लंबी और सबसे कड़वी कहानी। लेकिन उससे पहले आज के बजट की बड़ी बातें। विजय सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। नीट का एक बार फिर से विरोध और पुराने मेडिकल एडमिशन सिस्टम की मांग। सरकारी स्कूलों में 11वीं की छात्रों को हेलमेट, पानी की बोतल के साथ आधुनिक साइकिलें। ड्रग्स मुक्त तमिलनाडु के लिए 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर। हज सब्सिडी 25,000 से बढ़ाकर 35,000। शादी पर महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी। हर नवजात बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी। देश का पहला एआईसीटी अरिवगम बनाने का ऐलान। 70,000 पक्के घर। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 38,000 करोड़ रुपए का ऋण। 3 नए मेट्रो कॉरिडोर। स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली विभाग के लिए हजारों करोड़ों का आवंटन। यानी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि उनका फोकस वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर है। लेकिन बजट से पहले तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि पूरा नैरेटिव जो है वो बदल गया। उदयनिधि स्टैलिन की हिरासत, एक विवादित बयान और उस पर मामला दर्ज। चेन्नई स्थित घर से पुलिस हिरासत और फिर सड़क मार्ग से लगभग 400 किलोमीटर दूर तंजावुर ले जाया गया और उसी दिन फिर रिहाई के बाद उदयनिधि स्टैलिन ने आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि हजारों पुलिस कर्मियों के बीच उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया। उदयनिधि ने यह भी कहा कि उनका बयान तो केवल कावेरी का पानी किसानों तक पहुंचाने की मांग को लेकर था। उनके मुताबिक उनके भाषण को काट चाट कर गलत तरीके से पेश किया गया और डबल मीनिंग का आरोप लगाया गया। उन्होंने महिलाओं के अपमान के आरोपों से भी इनकार करते हुए कहा कि तमिलनाडु में हर माँ और हर बहन उनके परिवार का हिस्सा है। डीएमके ने जो आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ कानून लागू करना नहीं था बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को बजट सत्र से राजनीतिक तौर पर उनको अलग रखना ताकि विधानसभा में कोई हंगामा ना हो। सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया बताया है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों से लोगों को याद आने लगी 2001 की वो रात। 25 साल पहले पीछे चलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति आज घटनाक्रम जो हुई है तो शायद आपको इसका इतिहास नहीं पता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 2 पार्टियों की नहीं बल्कि ये कहानी है 2 व्यक्तित्वों की, करुणानिधि और जयललिता। 25 मार्च 1989 तमिलनाडु विधानसभा बजट पेश होना था लेकिन सदन अखाड़ा बन गया। डीएमके और एआईडीएमके विधायक भिड़ गए। हंगामे के बीच जयललिता ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनकी साड़ी खींची गई, उनके बाल खींचे गए और उनका सार्वजनिक तौर पर अपमान किया गया। दूसरी तरफ डीएमके ने इन आरोपों को अलग नजरिए से पेश किया और पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। लेकिन जयललिता सदन से बाहर निकलते ही एक वाक्य बोल गई कि मैं अब इस विधानसभा में तभी लौटूंगी जब मुख्यमंत्री बनूंगी। और उन्होंने अपना ये वादा भी निभाया 1991 में जब वे मुख्यमंत्री बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से बदले की राजनीति का एक नया अध्याय मानो शुरू हुआ। सत्ता बदली, मुकदमे शुरू हुए और 1996 करुणानिधि सत्ता में लौटे। जयललिता के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। कलर्स टीवी, तानसाई, साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामला। पूर्व राजनीतिक लड़ाई अदालतों तक पहुंच गई और 2001 आया। 30 जून 2001 आधी रात की गिरफ्तारी। रात करीब 1:30 बजे पुलिस करुणानिधि के घर पहुंचती है। टीवी कैमरे मौजूद थे और 77 साल के करुणानिधि को बिस्तर से उठाया गया। विरोध होता है, खींचतान होती है। देश भर के टीवी चैनलों पर एक ही तस्वीर चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस घसीटते हुए ले गई। उनके साथ मौजूद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री
मुरसोली मारन और टीआर बालू भी पुलिस कार्रवाई में उलझ गए। जयललिता सरकार का कहना था कि यह चेन्नई फ्लाईओवर घोटाले की जांच के कानूनी कार्रवाई के तौर पर की गई है, लेकिन डीएमके ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई को बताया। साथ ही शायद यही वो वजह थी कि जब उदयनिधि स्टैलिन की हिरासत वाली तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों ने इसकी तुलना जो है 2001 करुणानिधि की गिरफ्तारी को लेकर की। हालांकि दोनों मामलों के आरोप अलग है, कानूनी आधार परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन दिलचस्प बात यह कि तमिलनाडु में अक्सर सत्ता बदलते ही जांच बदल जाती थी, फाइलें खुल जाती थी, विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने लगते थे और यही वजह है कि दशकों से यहाँ राजनीतिक विश्लेषक रिवेंज पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। आज भी चेहरे बदल गए हैं, जयललिता नहीं है, करुणानिधि नहीं है, लेकिन आरोप वही है। एक पक्ष कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है तो दूसरा पक्ष जो है वो लोकतंत्र नहीं बल्कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। आज तमिलनाडु में करोड़ों के बजट की चर्चा होनी चाहिए थी, एआईसीटी की, महिलाओं की योजनाओं की, साथ ही मेट्रो कॉरिडोर की, लेकिन पूरा राजनीतिक विमर्श एक गिरफ्तारी पर आकर टिक गया है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि तमिलनाडु में चुनाव सिर्फ सरकारें नहीं बदलते, राजनीतिक रिश्ते भी बदलते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर राजनीति कभी सिर्फ विकास की नहीं रही, यहाँ सत्ता, सम्मान, प्रतिशोध की भी कहानी रही है। अब बड़ा सवाल आपसे कि क्या ये सिर्फ कानून का पालन है या फिर तमिलनाडु में बदले की राजनीति का एक और नया अध्याय।